फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन हमारे पास एविडेंस एक्ट पर आए हैं। काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं, मैं जवाब नहीं दे पाया, तो आज मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन तो ये था कि हाउ यू कैन मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिसिबिलिटी एंड रेलिवेंसी। यहाँ जो दो वर्ड्स हैं, रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, सेक्शन 5 to 55 determines the list of relevant facts। एक लिस्ट है, जैसे एक थाली सजा दी जाती है आपके सामने, खाने की लिस्ट होती है, खाने का पूल होता है, आप जो चाहें लेकर के खा लें। किसी को सूट करता है, मिठाई सूट करती है, किसी को डायबिटीज है तो सोचता हमें एक ऐसा आइटम लेना चाहिए जो हमको सूट करे। ठीक वही पोजीशन रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी की है। जो रेलेवेंसी है वो कन्फाइंड है सेक्शन 5 to 55 तक। तो ये लिस्ट है, ये स्टैट्यूटरी लिस्ट है जो एविडेंस एक्ट में खुद दे दी गई है कि ये फैक्ट रेलिवेंट होंगे। अब जब हम बात करते हैं रेलेवेंसी की, तो हमें देखना होगा कि पूरी दुनिया में 3 तरह के फैक्ट्स हो सकते हैं। एक फैक्ट हो सकता है जो सेक्शन 5 से लेकर 55 में दिया गया है। दूसरे तरह के फैक्ट्स हो सकते हैं जो 56 से लेकर के 167 तक एविडेंस एक्ट में दिया गया है, जहां एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है। तीसरी तरह के फैक्ट्स हो सकते हैं जो कहीं नहीं दिया गया है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो इनूमरेटेड फैक्ट्स हैं, ये काउंटेड फैक्ट्स हैं जो जनरली कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं जब कोई इंसिडेंट होता है, वो चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो। अब यहाँ जब हम दोनों में डिस्टिंक्शन करेंगे तो एडमिसिबिलिटी की कोई डिफिनेशन तो दी नहीं गई है, लेकिन ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 136 का जो कैप्शन है उसमें ही लिखा गया है जज टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी। जज टू डिसाइड मीन्स जज शैल डिसाइड। कोई फैक्ट या कोई एविडेंस, कोई मटेरियल एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, ये जज को डिसाइड करना होता है, भले ही वो सेक्शन 5 to 55 में वो इनूमरेटेड हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फैक्ट सेक्शन 5 to 55 में आया हो वो एडमिसिबल भी हो, या उनमें से सपोज करिए आपने 3 कंडक्ट दिया, मोटिव दिया, काज दिया, इफेक्ट दिया, कंसिस्टेंसी दी, एक्सप्लेनेशन दिया, तो कोर्ट सबको एडमिट कर ले। उनमें से किसी फैक्ट को कोर्ट एडमिट कर सकती है, बाकी सबको रिजेक्ट कर सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पावर डिस्टिंक्शन है कोर्ट का कि उन फैक्ट्स में से भी जो सेक्शन 5 to 55 में दिए गए हैं उनमें से किसी फैक्ट को एडमिट करे या न करे। अब यहाँ जब हम बढ़ाते हैं सेक्शन 136 को, उसमें लिखा गया है इफ आइदर ऑफ द पार्टीज प्रपोजेस टू गिव एविडेंस। किसी फैक्ट को अगर देना चाहती है, कोई पार्टी प्रपोज करती है, देती नहीं है, क्योंकि बिना कोर्ट के परमिशन के तो फैक्ट एडमिट हो ही नहीं सकता। कोर्ट कहता है अगर आप किसी फैक्ट को चाहते हैं कि एडजुडिकेशन हो उसका, वो चाहे रिलेवेंट फैक्ट हो चाहे वो फैक्ट हो जो रिलेवेंट नहीं है, वो कोर्ट के सामने लाना होता है। फिर कोर्ट उन पार्टी से ये पूछती है, कोर्ट में आस्क द पार्टीज, पूछ सकती है कि द फैक्ट which you have brought before the court, in what manner it is relevant to the case। तो सेक्शन 5 to 55 में जनरल रेलेवेंसी है और सेक्शन 136 में स्पेसिफिक रेलेवेंसी है। A fact may be relevant in either of the sections between 5 to 55,
but you have to prove that these facts which are relevant in these sections, how they are relevant for the court. तो अब ये कोर्ट को देखना पड़ता है कि हमारे नज़दीक जो फैक्ट लाया गया है उनमें से कैसे रेलिवेंट होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी के कमरे में घुसते हैं धीरे धीरे बंदूक लेकर के, एक आदमी वहाँ आपको लगता है कोई बैठा, उसको गोली मार देते हैं। तो अब ये केस हुआ काजिंग द डेथ, या तो एक्सीडेंट में जाएगा ये, या तो मर्डर या 299 या 300 में जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सीडेंट है या मर्डर है, या सेक्शन 304A में नॉन इंटेंशनल मर्डर है। अब यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे। अब उस कमरे में एक आदमी है, आप धीरे धीरे जाते हैं, इसका मतलब वहाँ का कंडक्ट डाउटफुल है। धीरे धीरे जाते हैं, बंदूक लेके जाते हैं और गोली मार देते हैं। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा कि वेदर यू हैव कमिटेड द मर्डर या और द फायरिंग ऑफ द गन वाज ओनली एक्सीडेंटल नॉट इंटेंशनल, तो आपको सेक्शन 14 में जाना पड़ेगा, सेक्शन 15 में जाना पड़ेगा, या सेक्शन 8 में जाना पड़ेगा, मोटिव कंडक्ट। अब यहाँ जब मोटिव है, मान लीजिए उस कमरे में जहाँ गोली चलाता उसका फादर बैठा हुआ है, मार देता गोली, उसकी फादर से कोई इन्वेटी तो है नहीं, इसका मतलब मोटिव नहीं प्रूव हुआ। और जब मोटिव नहीं प्रूव हुआ तो कंडक्ट को एक्सप्लेन करता है, वो क्या करता है कि आसपास चारों तरफ चोर घूम रहे हैं, डाकू घूम रहे हैं और हम बंदूक लेके पहरा दे रहे हैं, हमें डाउट हुआ कि कोई चोर बैठा हुआ, हमने उसे गोली मार दी। इसका मतलब अपने कंडक्ट को उसने एक्सप्लेन किया, तो यहाँ मोटिव रिलेवेंट हो गया, कंडक्ट रिलेवेंट हो गया, क्यों कंडक्ट को उसने एक्सप्लेन किया। तो इसके ऊपर वो कोर्ट के सामने जब जाएगा और जब प्रोसिक्यूशन लेके जाएगा कि साहब इसने मर्डर किया है, तो कोर्ट कहेगी बताइए इसने कैसे मर्डर किया है, कंडक्ट कैसे शो कर रहा है, इसका मोटिव कहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसका इनविटी फादर से कहाँ दिखाई पड़ रही है सेक्शन 14 में। तो अगर वो प्रूव कर पाएगा उस केस के लिए, तब तो फैक्ट एडमिसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी तरह का ये तो ऐसा फैक्ट हुआ जो रेलिवेंट फैक्ट है, जो मेंशन्ड है सेक्शन 5 to 55 में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई फैक्ट मेंशन ना हो इस सेक्शंस में, लेकिन कोर्ट को लगे कि ये हमारे केस के लिए रेलिवेंट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो मटेरियल देना चाहता कोई पार्टी वो जरूरी है, लेकिन वो मेंशन नहीं है, या एविडेंस एक्ट में कहीं मेंशन नहीं है, सेक्शन 5 to 55 में कहीं मेंशन नहीं है, तब कोर्ट कहेगा आप बताइए, जो पार्टी कहेगी एविडेंस देना चाहती है कि किस तरीके से ये केस, ये फैक्ट जो लेकर के आए हैं, इस केस में कैसे एविडेंस के लिए रेलिवेंट होगा। तो जनरल रेलिवेंसी सेक्शन 5 to 55 में है, और एडमिसिबिलिटी का मतलब हुआ स्पेसिफिक रेलिवेंसी। तो जब तक कोई रेलिवेंट फैक्ट जो 5 to 55 में हो, स्पेसिफिकली कोर्ट के लिए रेलिवेंट ना हो, तब तक वो एडमिसिबल नहीं होगा। दूसरी चीज, ऐसा कोई फैक्ट जो 5 to 55 में मेंशन नहीं है लेकिन कोर्ट को लगता है रेलिवेंट है, तो भी एडमिसिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल लीडिंग क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चन कोई रेलिवेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में अक्यूज्ड वेरेसिटी ऑफ द ट्रुथ, सच्चाई का पता लगाने के लिए अक्यूज्ड को या प्रोसिक्यूशन में एक दूसरे को क्रॉस करना चाहते हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये एडमिसिबल होगा। इसी तरीके से सेक्शन 146 में अगर अक्यूज्ड के क्रेडिट को टेस्ट करने के लिए उसको इम्पीच करते हैं कि वो जो बोल रहा सही बोल रहा नहीं बोल रहा है, तुम कितनी बार चोरी किए हो, कितनी बार घूस लिए हो सकता है कि वो उस फैक्ट इन इशू के लिए इररिलेवेंट हो, लेकिन क्योंकि एविडेंस सही होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, इसलिए एविडेंस जो देता है उसकी वेरासिटी, उसकी ट्रूथफुलनेस पहले टेस्ट करना होता है। तो उसकी वेरासिटी को टेस्ट करने के लिए उसकी लाइफ में पोजीशन क्या है, कोर्ट कोई क्वेश्चन उससे पूछ सकता है। जब पार्टी कहती साहब ये झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है, तो कोर्ट उस विटनेस से पूछेगी कि तुम अपनी सच्चाई बताओ,
तो उससे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है जो उसे हर्ट भी करे, लेकिन सही चीज उगलवाने के लिए उसके मुंह से आए वो क्वेश्चन पूछना जरूरी होता है, चाहे उससे करेक्टर से रिलेटेड हो। V1 को छोड़ दीजिए क्योंकि वो ब्लॉक हो गया है अमेंडमेंट से। करेक्टर को लेकर के हो, उसके लाइफ से क्वेश्चन जुड़ा हो, वो सवाल पूछ सकते हैं, बशर्ते कि कोर्ट को लगे। इसका अर्थ ये हुआ कि कोर्ट को लगेगा तभी वो फैक्ट एडमिसिबल होगा एज एविडेंस। तो जो कैप्शन दिया गया है, इफ आइदर ऑफ द पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ सम फैक्ट, देना चाहती है तो कोर्ट उससे कह सकती है कि वो पहले प्रूफ करे कि जो फैक्ट दे रही है वो इस केस के एविडेंस में, कौन सा केस, जो कोर्ट के सामने लाया गया है फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन, उसमें कैसे रिलेवेंट होगा। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आप देखते हैं सेक्शन 59 में किसी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, अगर कोई फोटोस्टेट कॉपी है या जो ओरिजिनल नहीं है, उसका ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो ओरिजिनल न हो, जब तक कि वो कंडीशन 65 में जो कंडीशन मेंशन की गई है, खो गया है, किसी कब्जे में है या लाया नहीं जा सकता, पहले प्रूव करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी कहती है कि डॉक्यूमेंट में ये कंटेंट सही है, तो कोर्ट कहेगा पहले प्रूव करिए कि पहले लाइए डॉक्यूमेंट प्राइमरी है कि नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को या उस ओरल स्टेटमेंट को जो डॉक्यूमेंट पर बेस्ड है एडमिट करेगा नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा 65 की कंडीशंस फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो प्राइमरी एविडेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है, तो पहले उससे प्रूव करना पड़ेगा कि हाउ इट इज एडमिसिबल, उसके कंटेंट्स हो सकता है रेलिवेंट हो। सेक्शन 5 to 55 में फिर भी कोर्ट कहेगी इसे हम एडमिसिबल तभी करेंगे, उस स्टेटमेंट को या उस डॉक्यूमेंट को अगर आप प्रूव करेंगे कि इस पार्टिकुलर केस के लिए ये कैसे बेनिफिशियल साबित होगा। एग्जाम्पल जैसे सेक्शन 92-93 में आप देखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस्ड एविडेंस होता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई डिस्पोजिशन है, कोई ग्रांट है, असिस्टेंस वगैरह दी गई आपको लिख करके, या कोई नोट लिखा गया है, तो आप ये नहीं कर सकते ओरल हम देंगे इसका एविडेंस, आप उसकी दूसरी कॉपी ला करके दे सकते हैं जब तक कि सेक्शन 65 की कंडीशंस फुलफिल न होती हो। तो ध्यान रखने की बात यह है कि कोई भी फैक्ट इन इशू या कोई रिलेवेंट फैक्ट अगर है भी, तब भी कोर्ट के सामने पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली वो रिलेवेंट तभी होगा उस केस में जब आप ये प्रूव कर दें कि यहाँ ऐसा इस फैक्ट को कोर्ट के सामने लाना जरूरी है। इसका दूसरा एग्जाम्पल समझिए, सेक्शन 156 में कहा गया है कि ऐसा कोई फैक्ट है जो एक्सट्रानियस है, जो फैक्ट से रिलेटेड नहीं है, जो डिस्प्यूट से रिलेटेड नहीं है, फिर भी फैक्ट इन इश्यू को कोरबरेट करता है, तो कोर्ट कह सकता है ठीक है आप एविडेंस दीजिए। जैसे मान लीजिए रॉबरी का केस है, एक अकम्प्लिस है वो रॉबरी में एविडेंस देता है, सरकारी गवाह बन गया है, दूसरी पार्टी कहती है साहब डाउटफुल है और इसको समझिए, तो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि तुम बताओ रॉबरी कर रहे थे जब 3 लोगों के साथ, तो वहाँ कहाँ कर रहे थे, वहाँ क्या सिचुएशन थी। तो एक साहब वहाँ पानी बरस रहा था, वहाँ एक गाड़ी जा रही थी, गाड़ी की सीटी की आवाज़ आ रही थी, 5 लोग जुआ खेल रहे थे। ये सब ऐसे फैक्ट्स हैं जो रेलिवेंट नहीं है लेकिन एडमिसिबल होंगे, क्योंकि कोर्ट के सामने जो इशू है, जो मैटर है, उसको एडजुडिकेट करने में असिस्टेंस देते हैं। तो अंतर कैसे करेंगे आप दोनों में, सेक्शन 136 में और रेलेवेंट फैक्ट में। तो 136 में शुरू में ही लिखा गया है जज टू डिसाइड, एडमिसिबल होगा या नहीं होगा ये जज का डिसीजन होगा। इसका एविडेंस एक्ट में मेंशन है या नहीं उस फैक्ट का, इससे कोई लेना देना नहीं है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है। तो ये पहला अंतर होगा कि ये जज का डिसीजन है। दूसरा, रेलेवेंट फैक्ट केवल वही फैक्ट होंगे टेक्निकली जिनको मेंशन किया गया है सेक्शन
5 to 55 में। लेकिन एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कोई फैक्ट हो सकती है जो कोर्ट के समझ में आए, जो कोर्ट के ओपिनियन में उस फैक्ट को एडजुडिकेट करने के लिए एसेंशियल है। और अगर जो पार्टी उस ऐसे नए फैक्ट को लाना चाहती है जो कहीं भी मेंशन नहीं है और कोर्ट को कन्विंस कर देती है कि उसका देना जरूरी है, तो कोर्ट उसे एडमिट कर सकता है, बशर्ते इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। अब तीसरा आप देखेंगे कि रेलेवेंट फैक्ट, तो पुलिस के सामने कन्फेशन भी रेलेवेंट होता है, या 26 में कोई फैक्ट रेलेवेंट हो सकता है, लेकिन कोर्ट उसको एडमिसिबल नहीं मानेगी जब तक कि उसका एडिशनल कोरोबोरेशन न हो। जब तक कोर्ट को लगे कि नहीं, पुलिस ऑफिसर के अलावा उसने 3 लोगों का ऐसा स्टेटमेंट और भी दिया है, या पुलिस के सामने जो कन्फेशन किया गया, कन्फेशन के अलावा भी अदर एविडेंसेस हैं जो दिए जा सकते हैं और लोगों के, या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो उस फैक्ट को एडजुडिकेट करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फैक्ट रिलेवेंट है, प्रोहिबिटेड है एविडेंस एक्ट में, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया, इसके अलावा आप देखेंगे कि सेक्शन 121, सेक्शन 126 दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, जहां पर हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के ऑफेंस के बारे में कोई कन्फेक्शन अगर दें तो मोस्ट रेलिवेंट होगा, क्योंकि पति पत्नी से ज़्यादा अच्छा रिश्ता किसी का नहीं होता। लेकिन सेक्शन 121 इसको रोक लगा रही है, आप इसको ब्लॉक कर रही है, आप नहीं कर सकते। अगर आप देंगे रेलिवेंट होते हुए भी ये एडमिसिबल नहीं है। इसी तरीके का क्वेश्चन सेक्शन 126 को लेकर के है। 126 में अपने काउंसिल से, अपने लॉयर से कोई भी क्राइम आप स्टेट करते हैं, मैंने ऑफेंस किया है, कन्फेशन करते हैं, फिर भी ये रिलेवेंट होते हुए भी एडमिसिबल नहीं होगा। तो जब तक लॉ किसी फैक्ट को एडमिट होने से न रोके, तब तक कोर्ट को पावर है कि अपनी डिस्कशन से किसी भी फैक्ट को एडमिट कर सकती है एज एविडेंस, चाहे वो पूरे एविडेंस एक्ट में ही कहीं मेंशन ना हो। क्योंकि बेसिक थीम क्या है, बेसिक पर्पस क्या है, कोर्ट का बेसिक फंक्शन क्या है, एडजुडिकेशन ऑफ फैक्टेड इशू। जो हमारे सामने विवाद लाया गया है उसका समाधान होना चाहिए। ये कोई ऑप्शनल कोर्ट के सामने नहीं होता, उसे देना ही होता है। जब आप सेक्शन 3 में पढ़ेंगे फैक्टेड इशू को, आपको लगेगा कि ऐसा कोई फैक्टेड इशू, ऐसा कोई फैक्ट जो कोर्ट के सामने लाया जाए, जो डिस्प्यूटेड फैक्ट हो, कोर्ट को उस पर अपना जजमेंट देना कंपल्सिव हो, ऑप्शनल नहीं हो, तभी फैक्टेड इशू होगा। तो ऐसे केसेस में कोर्ट अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। इसलिए हर लेवल पर वो पार्टी से कहेगी, जो पार्टी डिमांड करती है कि इस एविडेंस को इनकॉर्पोरेट किया जाए, तो कोर्ट कहेगा पहले बताइए ये कैसे, किस वे में रिलेवेंट होगा। तो रिलेवेंसी के लिए एक तो ये कि जो विटनेसेस हैं उनका सही करेक्टर होना चाहिए, उनकी वेरासिटी, उनकी ट्रूथफुलनेस पहले प्रूव होनी चाहिए। और दूसरा, अगर जो फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं, उनके अलावा कोई पार्टी फैक्ट देना चाहती है, उन फैक्ट को भी कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है, एडमिट कर सकता है, जब कोर्ट को लगता है इस पार्टिकुलर केस में इस फैक्ट को एविडेंस के रूप में दिया जाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फैक्ट का निपटारा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब प्रूफ होगा तभी कोर्ट को पावर होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर कोई, क्योंकि ये फैक्ट ना तो मेंशन है कहीं पर, अगर सेक्शन 5 to 55 में भी कहीं नहीं मेंशन है, बाद के केसेस में तो फैक्चुअल, वो तो एक नरेशन दिया गया है, एक सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट है, सेक्शन 56 से लेकर के 167 तक, या उसका कोई फैक्ट हो सकता है या कोई और फैक्ट हो सकता है। जैसे मैंने बताया सेक्शन 156 में, तो कोर्ट में आस्क द पार्टी टू प्रूव दोज फैक्ट्स फर्स्ट, दैट टू व्हाट एक्सटेंट, इन हाउ फार these facts are specifically relevant for this particular case, तब कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ध्यान रखने की बात है, एडमिसिबिलिटी के लिए
कोर्ट मोहताज नहीं है कि किसी फैक्ट को कहीं मेंशन हो। कोर्ट के पास अपना विजडम है, लेकिन ये विजडम का यूज़ कैसे करेगी? पहले पार्टी से पूछ कर है कि अगर आप देना चाहते एविडेंस तो पहले प्रूव करिए कि जो कहीं भी मेंशन नहीं है, कैसे ये फैक्ट कोर्ट के सामने रिलेवेंट होगा इस पार्टिकुलर केस में, ताकि इस केस का एडजुडिकेशन प्रॉपर, इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके। थैंक यू।